नमस्कार विद्यार्थियों। आज का अपना टॉपिक रहने वाला है कक्षा 8 का गणित विषय से संबंधित मॉडल पेपर। गणित विषय का मॉडल पेपर करेंगे जो बोर्ड द्वारा जारी किया गया है। तो इससे पहले बोर्ड मॉडल पेपर की सामान्य जानकारी ले लेते हैं कि पूर्णांक कितने अंक का है। तो पूर्णांक है इसमें अपना 80 नंबर का, और समय कितना रहने वाला है तो 2 घंटे 30 मिनट यहाँ पर इसमें आपका समय रहेगा। और इसमें मैं बता देता हूँ, आपके टोटल 25 जो है वो क्वेश्चन होंगे, और मार्क होंगे, नंबर होंगे जो है वो कितने हैं, 80 नंबर। अपनी जो बोर्ड एग्जाम की जो तैयारी है वो इस मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप करते रहिए, और इससे आपको अनुमान लगेगा कि बोर्ड का जो पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। इस मॉडल पेपर के कंप्लीट क्वेश्चन हम हल करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो आते हैं। तो स्टार्टिंग के जो 8 प्रश्न है एक एक नंबर के, इनमें कुछ एबीसीडी के आएंगे, रिक्त स्थान वाले आएंगे, सत्य सत्य के आएंगे, मिलान वाले भी क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन, साथ में प्रश्नावलियों की भी चर्चा करेंगे कि प्रश्न कौन सी प्रश्नावली में से है। तो साहचर्य गुणधर्म का उचित विकल्प कौन सा है। तो ये आपकी पहली प्रश्नावली में से है, प्रश्नावली नंबर 1, जिसमें आपके गुणधर्म है। गुणधर्म कौन से हैं? क्रम विनिमय, साहचर्य, तत्समक, प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, ये सब गुणधर्म है। देखो साहचर्य के लिए हमने चर्चा की थी कि इसमें 3 संख्याएं होती हैं, 3 संख्याएं होती है, और ए बी सी। अगर प्लस का निशान है तो प्लस लगा लेंगे, गुणा का है तो गुणा लगा लेंगे। इधर भी 3 संख्या लेनी है आपको, ए बी और सी। अगर यहाँ पर आप स्टार्टिंग वाले 2 पे कोष्टक लगा रहे हो, ब्रैकेट लगा रहे हो, तो इधर लास्ट वाले 2 पे ब्रैकेट लगाओगे और बराबर का निशान जो यहाँ पर आएगा। परंतु संक्रिया सब में सेम होगी, प्लस है तो प्लस आएगा, गुणा है तो गुणा है। अब इसमें देखिए, यहाँ प्लस गुणा और यहाँ प्लस गुणा प्लस, तो ये नहीं होगा। और उत्तर जब एक आता है तो उत्तर एक एक होता है गुणात्मक तस्मक। गुणात्मक तस्मक जब प्राप्त होता है तो ये प्रतिलोम का होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, 1/2, 2/3, 1/5। फिर यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2/3 पहले लिख दिया, और 1/3 और 1/5, 1/3 इसमें है ही नहीं, ये भी नहीं होगा। इसमें देखिए, माइनस का 3/5, 1/2, 3/4, इधर माइनस का 3/5, 1/2, 3/4। देखो तीनों संख्याएं उसी क्रम में है, सेम क्रम में एबीसी। बीच में क्या लगा हुआ है, गुणा लगा हुआ है, ठीक है। और इधर तो जो लास्ट 2 पे कोष्टक लगा है, और इधर फर्स्ट 2 पर कोष्टक लगा हुआ है। तो राइट आंसर साचर्य का आपका सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 2, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात कितनी होती है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, एक चर की जो है उसमें घात भी क्या आएगी, एक आएगी। रैखिक समीकरण की घात, रैखिक समीकरण की घात हमेशा कितनी होती है, एक होती है। उसमें चर एक है और रैखिक समीकरण है तो उसकी घात कितनी है, एक। अब देखिए, घात और थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं, घात और समीकरण। समीकरण अगर 0 घात है तो वो होता है अचर बहुपद, क्या कहते हैं उसे, अचर बहुपद। और अगर घात 1 है तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद या रैखिक समीकरण, ठीक है, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद। नेक्स्ट इसके बाद अगर घात 2 है तो द्विघात, द्वि द्विघात बहुपद। 3 है तो त्रिघात, 4 है तो चतुर्थ घात। आपको स्टार्टिंग वाले 2 याद रखने हैं, 2 कौन से, अचर बहुपद और रैखिक बहुपद। अचर की घात होती है 0 और रैखिक की घात होती है 1। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, केवल रेखा खंडों। देखो यहाँ पर 3 पॉइंट आपको नोट करा देता हूँ मैं। रेखा, रेखाखंड, किरण। देखो रेखा क्या होती है, रेखा इस प्रकार होगी जिसके दोनों सिरों पर तीर का निशान लगा होगा, दोनों तरफ ये बढ़ सकती है। इसके बाद किरण, किरण में क्या होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट एक फिक्स रहता है और उससे एक तरफ आप इसको बढ़ा सकते हो। फिर रेखाखंड, रेखाखंड जो है वो रेखा का एक टुकड़ा होता है। रेखाखंड क्या होता है, रेखा का एक टुकड़ा जो दोनों सिरों से बंद होता है, किसी भी तरफ आप इसको बढ़ा नहीं सकते, दोनों तरफ से बंद होगा। तो ये रेखाखंड। तो आपको सिर्फ रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र बताना है, कौन सा होगा। तो सर्कल इस प्रकार होगा, वृत्त, वृत्त इसमें इस प्रकार, रेखाखंड है ही नहीं, एक भी रेखाखंड नहीं है।
शंकु जो होता है वो इस प्रकार बना होता है, तो एक तो वृत्त है और दो इसमें इस प्रकार तीर के निशान आ जाएंगे। रेखाखंड काम में ले सकते हैं मान लो आप। फिर बेलन, बेलन क्या करती है इस प्रकार, दोनों सिरों पर वर्त होता है और बीच में इस प्रकार। और त्रिभुज में देखो इस प्रकार क्या करती होती है। तो रेखाखंडों का उपयोग किसमें होगा, आप देख लो, आप डायग्राम आपके सबके सामने है। तो रेखाखंडों का इस्तेमाल हुआ है त्रिभुज में। अब देखिए आपको प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 48 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा। 48 का करना है वर्ग, तो अगर 48 का वर्ग करते हैं, पूरा 48 का वर्ग आपको नहीं करना, इकाई अंक पूछा है तो आप सिर्फ इकाई अंक का वर्ग कर दो, 8 का वर्ग कर दो। 8 का वर्ग करो कितना आएगा 64, 64 में इकाई अंक है 4, तो 48 के वर्ग करने पर भी इकाई अंक क्या आएगा 4 ही प्राप्त होगा। ये आपका प्रश्न नंबर हो गया 4। सोल्यूशन डिटेल से करेंगे, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा तो 2 वीडियो 3 क्लासों में कर लेंगे, परंतु करेंगे डिटेल से करो। नेक्स्ट देखिए, ठोस आकृतियों की विमाएं होती है। तो देखो जो ठोस आकृति है उनमें 3 विमा होती है, 3D आकृतियां कहते हैं उन्हें। क्या कहते हैं, 3D आकृतियां, 3 डायमेंशन या त्रिविमीय आकृति। तो इसमें कितनी विमा होगी, ठोस आकृति में 3 विमाएं जो है वो होगी। जैसे आप घनाभ लीजिए, घनाभ में क्या होता है, 3 साइड होती है, लंबाई की, चौड़ाई की और ऊंचाई की। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इस प्रकार इसमें त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति से कहते हैं। और द्विविमीय आकृति है आपकी आयत, वर्ग, चतुर्भुज, त्रिभुज, ये सारी कौन सी है, द्विविमीय, जिनके वास्तविक मॉडल आप प्राप्त कर सकते हो, वो होती है सारी की सारी त्रिविमीय आकृति। जैसे शंकु का, बेलन का, गोले का मॉडल आप प्राप्त कर सकते हो, तो वो त्रिविमीय। अब त्रिभुज है, तो त्रिभुज का वास्तविक मॉडल आप प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ इसे कागज पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये द्विविमीय आकृति है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, पिछले वर्षों की कुल राशि पर परिकलित किया गया ब्याज। तो पिछले वर्षों में जितनी कुल राशि है, यानी कि कुल राशि के अंदर पिछले सालों का मूलधन और ब्याज दोनों सम्मिलित है, उस पर जो ब्याज लगता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज लगता है। तो ये आएगा चक्रवर्ती ब्याज। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी बहुपद की घात नहीं हो सकती। देखो बहुपद की घात जो होती है वो पूर्ण संख्या, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4 इनमें से होगी। माइनस का जो नंबर है वो किसी बहुपद की घात नहीं होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ए होगा। इसने क्या पूछा, घात नहीं है, तो नहीं कौन सी होगी, माइनस वाली नहीं होगी, बाकी सारी हो सकती है। देखो 0 घात का बहुपद है, तो अभी मैंने बताया था स्टार्टिंग में, 0 घात का बहुपद अचर बहुपद कहलाएगा, एक घात का बहुपद रैखिक बहुपद कहलाएगा, और 2 घात का बहुपद द्विघात बहुपद कहलाएगा। तो 0 से स्टार्ट होती है घात, इनकी 0, 1, 2, 3, 4, 3 घात का त्रिघात, इस प्रकार चलता जाएगा। प्रश्न नंबर 8, ए की घात x गुणा ए की घात y का मान क्या होगा। देखो जब ये संख्या आधार वाली सेम हो तो गुणा में घातों का हो जाता है जोड़, तो ए की घात दोनों जुड़ जाएगी, x और y, तो ए की घात x प्लस वाई आएगी। x गुणा y नहीं होगी, x प्लस वाई होगी, ए की घात x प्लस वाई, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। तो देखिए 8% एक एक नंबर के थे और सारे के सारे ऑब्जेक्टिव थे। अब देखिए 9 से 12, तो 9 से 12 पर्सन है, प्रत्येक पर्सन कितने अंक का है, 2 नंबर का। तो यहाँ पर्सन आएंगे 4, 4 2 8, यानी कि बी सेक्शन जो है वो आपका हो जाएगा 8 अंक का। ये भी आपका 8 अंक का था। अब इसको आपको करना है हल, तो हल करने के लिए देखो गुणा करना है। अब अगर कोई संख्या ऊपर नीचे कट रही है तो आप काट सकते हो, तो ये 5 से तो ये 5 कट जाएगा। अब देखिए 6 और ये देखो 2 के बाद में कट रहा है, 2 2 4, और ये 2 एकम 2 माइनस का 1 मान लो। फिर ये 2 के पहाड़े में 2 तिया 6, और ये 3 एकम 3, 3 तिये 9, और ये 7 एकम 7 माइनस का। कितनी संख्या इसमें कट गई, तो माइनस का ऊपर बचा सिर्फ 1 और माइनस माइनस का गुणा, तो माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और बटे में देखो क्या बचा है, यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, यहाँ भी 7 कट गया, 1 कट 2 कट गया, 3 बचा है बटे में, बटे में कितना आएगा 3, माइनस माइनस प्लस, और गुणा करने पे उत्तर आएगा 1/3 जो है वो 2 नंबर का आपका आंसर। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन था। कंप्लीट डिटेल से आप वैसे भी कर सकते हो,
और गुणा करके देखो तो भी देखो आप कितना आता है। बाकी डायरेक्ट संख्या कट रही तो आप इनको काटना आसान रहेगा, गुणा में ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका लेंथी जा सकता है। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर प्रश्न। ये आपका रैखिक समीकरण का प्रश्न है। इसमें हम क्या करते हैं, एक्स वाले जो पद है उसको एक तरफ कर लेते हैं और बिना एक्स वालों को दूसरी तरफ कर लेते हैं। तो इस तरफ 5x पहले से था और बराबर की तरफ 3x है, इसको भी इधर लेके आएंगे, ये हो जाएगा माइनस का 3x। बराबर की दूसरी तरफ माइनस का 6x पहले से है और माइनस का 4 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा प्लस का 4। तो 5x में से 3x घटाएंगे तो पीछे बचेगा 2x और माइनस का 6 प्लस का 4 तो बचेगा माइनस का 2। 2 गुणा में है, इस तरफ आएगा तो भाग में जाएगा। तो x बराबर -2/2, 2 में 2 का किया भाग, उत्तर आया -1। तो ये भी छोटा सा प्रश्न था। अब प्रश्न नंबर 11 देखिए। प्रश्न नंबर 11 में क्या दिया हुआ है, 1729 को दो घनों के रूप में अलग अलग प्रकार से व्यक्त कीजिए। तो देखो ये हार्डी रामानुजन संख्या है, आपके वर्गमूल वाली प्रश्नावली मिल जाएगी। इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, 10 का घन प्लस 9 का घन। तो 10 दो घनों के अलग अलग घनों के रूप में व्यक्त करना। 10 का घन होता है 1000 और 9 का घन आएगा 729, दोनों का जोड़ करेंगे तो हो जाएगा 1729। दूसरा तरीका इसको लिखने का, दूसरे में 12 का घन, 12 का घन प्लस 1 का घन, 12 का घन आएगा 1728 और प्लस 1 का घन 1 होगा, 28 और 1 29। 12 का घन एक बार चेक कर लीजिए, 12 का वर्ग होता है 144, फिर उसको गुणा करना है 12 से। तो कितना आएगा, 12 चौके 48, 4 आया, 12 चौके 48 और 4 52, हासिल बची 5, 12 एकम 12 और 5 17। देखो 12 का घन आ रहा है 1728 प्लस 1 का घन 1 आएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो दोनों इसके राइट आंसर है, ये भी है और ये भी है। दो अलग अलग प्रकार से व्यक्त कीजिए, हमने इसको व्यक्त कर दिया। प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 में क्या किया, श्याम ने एक वस्तु को 1783 में खरीदा और 8% के वस्तु कर यानी कि जीएसटी सम्मिलित था, उसमें 8% का जीएसटी सम्मिलित था। वस्तु या सेवा जीएसटी को जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो जीएसटी सहित कितना, इसका 783 है, बिना जीएसटी के कितना है ये आपको बताना है। तो इसको हम एक एक नियम से हल कर लेंगे। माना बिना जीएसटी के या जीएसटी से पहले, जीएसटी से पहले का मूल्य, पहले मूल्य 100 रुपये मान लेते हैं। तो जीएसटी कितनी लगी इसमें, 8%। तो जीएसटी के बाद मूल्य, तो जीएसटी कितनी जुड़ेगी, 8%, यानी कि 100 का 8%, तो कितने हो जाएंगे 108 रुपये। 108 रुपये ये जीएसटी के बाद का मूल्य। परंतु वास्तविक जीएसटी के बाद का मूल्य 783 दे रखा है और वास्तविक मूल्य या जीएसटी, वास्तविक जीएसटी के बाद का मूल्य ये कितना दे रखा है हमें, ये हमें दे रखा है 783 रुपये। अब हम इसमें क्या करेंगे, एक एक नियम लगाएंगे। क्या नियम लगेगा कि यदि जीएसटी के बाद का मूल्य, यदि जीएसटी के बाद का मूल्य 108 रुपये है तो जीएसटी के पहले का मूल्य, पहले का मूल्य कितना आएगा वो हमें पता है, 100 रुपये आएगा। इसी को हम एक से चेंज कर देंगे, एक से कन्वर्ट। अगर जीएसटी के बाद का मूल्य 1 रुपये है तो पहले का मूल्य कितना आएगा, तो 2/में 108 इधर भाग में आ जाएगा। अब हमें तो पता है कि 783 है, तो हम क्या करेंगे, जीएसटी के
बाद का मूल्य लेंगे 783 रुपये। तो जीएसटी के पहले का मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा, कितना आएगा, 100/108 और गुणा में कर देंगे 783। अब 783 और इनको काट लेंगे। तो देखो 108 12 के पहाड़े में आता है, 783 के 12 के पहाड़े में आता है, 6 कर लेते हैं, 12 के पहाड़े में ये नहीं आएगा क्योंकि लास्ट में सम संख्या नहीं है, तो 2 के पहाड़े में नहीं आएगा। एक बार इसको कट कर लेते हैं 2 के पहाड़े में, 4 के पहाड़े में कर लेते हैं, ये 25 पर, और ये 4 2 8 और 4 7 28, 27 के पहाड़े में कट गया। अब 783 में 27 का भाग दे देते हैं, पूरा पूरा जाए तो ठीक है, नहीं तो दशमलव में कर लेंगे हाल इसको। तो 27 54, पीछे शेष बच गया 4, इधर बच गया 2, ऊपर से डाल दिया हमने 3, 9 पर देख लेते हैं, 9 7 63, हासिल बची 6, 9 2 18, 18 6 24, 243, पूरा पूरा गया 29 बार। तो ये जाएगा 29 बार। अब आ गया आपका 25 गुणा 29, और यहाँ पर गुणा करने पे जो है फाइनल आंसर में प्राप्त हो जाएगा। 29 का गुणा करना है 25 से, तो 25 2 50, 25 में 225, 5 2 7, 725। जीएसटी जोड़ने से पहले जो मूल्य था वो कितना था, 725 रुपये, और जीएसटी के बाद का मूल्य कितना आया, 783। तो ये हमारा आंसर है इसमें। तो एक एक नियम में क्या करते हैं कि दो मूल्य 100 पर मान लेते हैं, 100 पर मानने के बाद में जो मूल्य 2 बार होता है उसको तो हम राइट इसमें लेफ्ट साइड रखते हैं, और जो मूल्य ज्ञात करना होता है उसे हम राइट साइड में लेते हैं। तो देखो हमारे पास, देखो जीएसटी के बाद का मूल्य 2 बार आया, 108 रुपये और 783 रुपये। इन दोनों को हमने लेफ्ट साइड रखा, जो मूल्य ज्ञात करना था उसको हमने राइट साइड रखा। इस प्रकार हमने ए और बी पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए। अब जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे।